कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा। कल और परसों हमने 2 दिन परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था, त्रिभुज, आयत, वर्ग और चतुर्भुज। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम परिमाप के बारे में पढ़ेंगे कि परिमाप क्या होता है। देखिए, किन्हीं बहुभुज से बनी आकृतियों के भुजाओं का कुल योग परिमाप कहलाता है। किसी भी बहुभुज यानी अनेक भुजाओं से बनी आकृति, अब वो अनेक भुजाएं कैसी भी हो सकती, देखिए 1 2 3 4 5 5 भुजाएं होगी इसमें, ये बंद आकृति हो गई। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए भुजाओं का नाम देते हैं हम इसके अंदर P Q R S T, यानी पहली भुजा हो गई PQ, दूसरी हो गई QR, तीसरी हो गई RS, चौथी हो गई ST, फिर हो गई PT। इन पांचों भुजाएं, ये जो भुजाएं क्या कहलाती है, बहुभुज यानी अनेक भुजाओं से बनी आकृतियों की भुजाओं का कुल योग। इन 2 भुजाओं का माप आपको दे रखा होगा, उनका माप को अगर हम टोटल कर लें तो जो आंसर आएगा वो इसका परिमाप कहलाता है, वो इसका परिमाप कहलाता है। तो वापस देख लीजिए, किन्हीं बहुभुज से बनी आकृतियों के भुजाओं का कुल योग परिमाप कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 2 आकृतियां बना रखी है और इसमें आकृति के अंदर देखिए A B C D, ठीक है, 4 भुजाएं, A से B, B से C, C से D और AD। अब इसमें आपको क्या करना है, आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। आपको लिखा हुआ है प्रश्न निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तब आप इसको आकृति का परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो जैसे आकृति आपको दे रखी है, आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या होता है, भुजाओं का कुल योग। भुजाओं का कुल योग, जो भुजाएं आपको दे रखी है उनके सारे मापों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए पहली भुजा कौन सी है, ए बी, प्लस दूसरी हो गई बी से सी तक, बी सी, फिर हो गया सी से डी तक और फिर ए से डी तक। ये 4 भुजाएं हो गई। अब इन जो 4 भुजाओं का माप आपको दे रखा है उनको लिखिए और उनको प्लस कर दीजिए। तो देखिए ए बी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, प्लस बी सी कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, सी डी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर और ए डी कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। अब इनको लिखने के बाद इन सबको क्या करना है, आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए 4 के अंदर कितना जोड़ना है, 3, तो 5 6 7, फिर 7 में कितने जोड़ने हैं, 5 8 9 10 11 12, 12 में कितने जोड़ने हैं, 3 13 14 15, तो टोटल कितना आया, 15 सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर, यानी ये इस आकृति का क्या निकल गया, परिमाप। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जो भी आकृति आपको दे रखी होगी उसके चारों ओर की कुल दूरी उसका परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है, उसके चारों ओर की कुल दूरी उसका परिमाप कहलाती है। अब इस सवाल का परिमाप ज्ञात करना है तो क्या करना है, भुजाओं का योग। यानी आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप। अब देखिए भुजा लिखे पहले, सबसे पहले ए से बी, तो ए बी, प्लस दूसरा बी से सी, बी सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई और फिर ए से ई। ये 5 भुजाएं होगी। देखिए इसमें इन 500 भुजाओं का आपको क्या करना है, योग। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, ए बी,
ए बी कितनी है 3, फिर बी सी कितना है 6, सी डी कितनी है 4, डी ई कितनी है 2 और ए ई कितना है 5। इन भुजाओं को लिखने के बाद इनकी क्या करनी है आपको, जोड़ करिए। पहले 3 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, फिर 9 में कितना जोड़ना है 4, तो 10 11 12 13, फिर कितने जोड़ेंगे 2, 13 के बाद में 14 15, फिर कितने जोड़ेंगे 5, तो 16 17 18 19 20, टोटल कितना आया 20 सेंटीमीटर। और ये आपका परिमाप। यानी आपको इस प्रकार से कैसी भी आकृतियां दे सकते हैं और उन आकृतियों में भुजाएं दे रखी होगी, उन भुजाओं का माप दे रखा होगा। अगर नाम नहीं दे रखा हो तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई मैंने लिखा है यहाँ पे, और फिर प्रत्येक भुजा का माप को लिखकर उसको क्या करना है, योग करना है। तो जो योग होगा वो ही उस आकृति का परिमाप होगा। तो परिभाषा थी किन्हीं बहुभुज से बनी आकृतियों की भुजाओं का कुल योग परिमाप कहलाता है। तो इसको पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं इसको करने का अभ्यास कीजिए। अब हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैं आपको अभी हिंदी से अंग्रेजी बनाने का तरीका समझा रहा था। आज भी हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। देखिए वाक्य है, बच्चों के पास लाल टोपियां हैं, सीता एक प्यारी गुड़िया रखती है, मेरे पास एक बंदर था, मेरे एक छोटा भाई है, मेरे चाचा जी के पास नई कार है, उनके पास एक बल्ला था, तुम्हारे पास एक खिलौना था। इस पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। तो इसमें देखिए है था, पास में या किसी से संबंधित है। तो इसमें आपको जिसका प्रयोग करना है वो देखिए हैज और हैड और हैड, हैज हैव और हैड, इन सब का अर्थ यही होता है रखना, पास में, होना आदि। यानी ये इसका अर्थ होता है। अब हैज और हैज का प्रयोग क्या होता है, जब हमारा जो कर्ता होता है सब्जेक्ट, वो ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, तब इनका हैज का प्रयोग होता है। अब है हैव का प्रयोग होता है जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, ये जब होते हैं तब हैव का प्रयोग होता है। और विशेष बात यह है कि इन दोनों का प्रयोग वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट के अंदर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए होता है। अब है हेड। हेड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ होता है, यानी ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, ई, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी सभी कर्ताओं के साथ में हेड का प्रयोग होता है। लेकिन इसका प्रयोग जो है वो भूतकाल, यानी बीते हुए समय से संबंधित बातों के लिए ही होता है, अन्यथा किसी के लिए नहीं होता। अब जैसे हमारा पहला प्रश्न, बच्चों के पास लाल टोपियां हैं। अब देखो मेन क्या ध्यान रखना है,
यानी वर्तमान की बात हो रही है। किसके पास है? बच्चों के पास। तो बच्चों को हम क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। CHILDREN, चिल्ड्रन। अब चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बहुत से बच्चे। तो कौन सा हो गया? ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? बहुवचन का सब्जेक्ट करता हो गया, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ में किसका प्रयोग होता है? हैव का। तो चिल्ड्रन हैव, क्या है इनके पास? लाल टोपियां। तो RED, रेड, CAPS, कैप्स। चिल्ड्रन हैव रेड कैप्स, बच्चों के पास लाल टोपियां हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। दूसरा है सीता एक प्यारी गुड़िया रखती है। अब है आ गया तो ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। आपका सब्जेक्ट क्या है? सीता। एक लड़की का नाम दे रखा है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। तो हमने यहाँ लिख दिया SITA, सीता। सीता क्या है? वह। सी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है। इसका प्रयोग होगा हैज का। सीता हैज क्या है? एक प्यारी गुड़िया। ए प्यारी को लवली, LOVELY, लवली डॉल। सीता हैज ए लवली डॉल, सीता के पास एक प्यारी गुड़िया है। मेरे पास एक बंदर था। अब देखिए था आ गया, ये अभी की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो भूतकाल की बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। तो मेरे पास यानी आई के साथ में हैड ए मंकी। आई हैड ए मंकी यानी मेरे पास एक बंदर था, है नहीं। और हैड सभी कर्ताओं के साथ में प्रयोग होता है। मेरे एक छोटा भाई है। अब देखो है वर्तमान की बात हो रही है, सब्जेक्ट आ गया आई के साथ में हैव का प्रयोग। आई हैव ए, छोटा भाई है तो लिटिल, LITTLE, लिटिल, BROTHER, ब्रदर। आई हैव ए लिटिल ब्रदर। फिर मेरे चाचा जी के पास नई कार है। सब्जेक्ट क्या है? मेरे, यानी आई, सॉरी मेरे चाचा जी। माई अंकल, माई UNCLE, मेरे चाचा जी। एक चाचा जी के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा हैज ए न्यू कार। माई अंकल हैज ए न्यू कार, एंड मेरे चाचा जी के पास एक नई कार है। फिर अगला सेंटेंस है उसके पास एक बल्ला था। अब है नहीं, था, उसके पास। तो उसके लिए ही किसका प्रयोग होगा? भूतकाल के लिए हैड। ए बैट, ही हैड ए बैट, उसके पास एक बल्ला था। अगला है तुम्हारे पास एक खिलौना था। तुम्हारे पास एक खिलौना था, देखिए फिर था गया। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हारा। तो तुम्हारे के लिए क्या लिखेंगे? यू। था, भूतकाल की बात हो रही है तो क्या आएगा? हैड। हैड, एक खिलौना, ए टॉय। यू हैड ए टॉय, तुम्हारे पास एक खिलौना था। और अंतिम वाक्य है हमारा, इस पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। इस पुस्तक में, तो इस पुस्तक को हम बोलते हैं दिस बुक। क्या बोलेंगे? दिस बुक। एक पुस्तक की बात हो रही है आया हुआ है तो वर्तमान है, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। हैज, बहुत सी तस्वीरें, तो दिस बुक हैज मेनी पिक्चर, PICTURES, पिक्चर्स। दिस बुक हैज मेनी पिक्चर्स।
यानी इस पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। तो अभी देखिए हमने हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हुए इन हिंदी के वाक्यों को इन अंग्रेजी के वाक्यों में ट्रांसलेट किया, यानी उनका अनुवाद किया। आप इनको पढ़िए, समझिए और स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।